सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा और आज बेबाक में एक नहीं, दो नहीं, तीन मुद्दे। मुद्दा नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी ने वो हरकत की है दोस्तों, इससे आज सरदार पटेल जिंदा होते तो भारतीय जनता पार्टी की इस हरकत पे शर्मिंदा होते। मुद्दा नंबर 2 आपके सामने होगा कि भारतीय जनता पार्टी में एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और फिर ढेरों छोटे छोटे मोदी हैं। और ये छोटे छोटे मोदी ओलंपिक के अंदर जो हमारे खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं उनको नीचा दिखा रहे हैं। किस तरह से नीचा दिखा रहे हैं आगे बताऊंगा। और तीसरा मुद्दा, उत्तर प्रदेश में हर बड़ा शहर हुआ पानी पानी। जी हां, बनारस में देखिए पानी का क्या मंजर है, यही हाल गोरखपुर का है। इसकी हम पोल खोलने वाले हैं, मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे असम और मिजोरम में चल रहे तनाव के चलते। दोस्तों, असम और मिजोरम में जो हो रहा है ना, उसने हमारे होश फाख्ता कर दिए। और अगर आज सरदार पटेल जिंदा होते ना तो असम के मुख्यमंत्री के कान उमेटते। मैं आपको बतलाना चाहता हूं हुआ क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि असम और मिजोरम में जो तनाव बढ़ा, उसके चलते मिजोरम की पुलिस ने गोलियां चलाई और हमारे असम पुलिस के 6 जवान जो हैं वो मर गए थे। अब मामला इतना बढ़ गया है, और ये ना भूलें, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री और मिजोरम में भी जोर मथंगा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल से जुड़े हुए हैं। अब असम ने जो किया है दोस्तों, वो बहुत ही शर्मनाक किया है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह खत देखिए। उन्होंने यह फरमान जारी किया है और इसके मुताबिक असम का कोई भी व्यक्ति मिजोरम ना जाए। सुन रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? असम का कोई भी व्यक्ति मिजोरम ना जाए, और जाए तो अपने खतरे पर जाए, अपने रिस्क पर जाए। आजाद भारत के इतिहास में दोस्तों ऐसा कभी नहीं हुआ है। इस तरह की एडवाइजरी, इस तरह की सलाह जारी की जाती है दूसरे देशों के लिए। मसलन अगर भारत और पाकिस्तान में तनाव चल रहा है या भारत और चीन में तनाव चल रहा है, तो हो सकता है कि भारत सरकार एक एडवाइजरी जारी कर दे कि आप पाकिस्तान ना जाएं या आप चीन ना जाएं। मगर यहां पर हेमंत बिस्व शर्मा, ये शख्स, इन्होंने मिजोरम ना जाने की सलाह जारी की है। वो क्या कह रहे हैं अपने लेटर में, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस खत के निचले हिस्से में पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं मैं आपको। Given the critical prevailing situation, the people of Assam are advised not to travel to Mizoram as any threat to personal safety of people of Assam cannot be accepted. People of Assam staying in Mizoram due to work-related compulsion should exercise utmost caution. साफ तौर पर एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप मिजोरम ना जाइए, मानो मिजोरम हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। और ये ना भूले दोस्तों कि खबर देखिए, इन्होंने बाकायदा एक बयान दिया था कि हमने 4000 कमांडो जो हैं वो तैनात कर दिए हैं असम और मिजोरम की सीमा पर, और हम असम के 1 इंच की जमीन नहीं देंगे। अरे, चीन के सामने ये कहने की आप हिम्मत नहीं कर सके, और अब असम और मिजोरम में आप ये तनाव पैदा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि असम में आपको चंद वोट्स मिल जाएं। अगर आज सरदार पटेल जिंदा होते तो भारतीय जनता पार्टी की इस हरकत पे शर्मिंदा होते, और मैं आपको बताता हूं क्यों। दोस्तों, सरदार पटेल की जीवन में 2 ऐसी घटनाएं थी, जूनागढ़ और हैदराबाद। दोनों के निजाम, दोनों के शासक भारत का हिस्सा नहीं होना चाहते थे, मगर अपनी सोच, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुरता से, अपने राजनीतिक चातुर्य से सरदार पटेल ने दोनों निजामों को, दोनों शासकों को अपने घुटने पर ला दिया था। नतीजा, जूनागढ़ भी भारत का हिस्सा बना और हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बना। ये थे हमारे सरदार पटेल, और ये भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल के नाम पर सियासत करती है। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को पानी पी पी कर ये लोग गाली देते हैं और ये कहते हैं कि काश सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते। हालांकि सरदार पटेल वो शख्स थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर पाबंदी लगा दी थी।
सिर्फ इसलिए कि सरदार पटेल की पृष्ठभूमि गुजरात की थी तो वो आरएसएस के नहीं हो जाते या वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो जाएंगे। मैं कुछ आंख खोलने वाली बातें आपको बताता हूं। आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि हम असम की जमीन का 1 इंच नहीं देंगे, मानो मिजोरम एक विदेशी मुल्क है। अब उन्होंने एक फरमान जारी किया है असम के लोगों को कि आप मिजोरम ना जाएं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, एक और खबर देखिए, एक और फरमान इन्होंने जारी किया है और यह फरमान का अगर मैं हिंदी में तर्जुमा करूं तो इसका अर्थ यह है कि मिजोरम से आने वाली सभी गाड़ियों की जांच की जाएगी नशीली दवाओं और ड्रग्स के लिए। पहले उनका यह फरमान कहता क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर मैं इसकी चर्चा करूंगा। Therefore, in order to check trafficking of illicit drugs, it is felt necessary to check all vehicles entering into Assam from Mizoram. अवैध ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए मिजोरम से आने वाली तमाम गाड़ियों की हम चेकिंग करेंगे। यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या किया है, मिजोरम को ड्रग्स के साथ जोड़ दिया है। यानी कि आज की तारीख में मिजोरम का हर वो नागरिक, मिजोरम में रहने वाला हर वो नागरिक जो असम जाएगा या देश के उन तमाम बड़े शहरों में जाएगा और अगर उसका संपर्क होता है भारतीय जनता पार्टी के कम अक्ल भक्तों के साथ, तो उसकी जान को खतरा है, उसकी सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मिजोरम को ड्रग्स के साथ जोड़ दिया। आपकी एक सोच हो सकती है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से ड्रग्स आता होगा, यह एक तथ्य है, मगर आप इस तरह का बयान जारी कर रहे हैं कि मिजोरम से आने वाली हर गाड़ी की जांच की जाएगी। कहां गई आपकी इंटेलिजेंस, कहां गई आपकी गुप्तचरी? क्या आपका जो सीआईडी है या जो आपका गुप्तचर वाला हल्का है, क्या वो सो रहे हैं? क्या वो कुंभकर्णी नींद ले रहे हैं? उनको आप क्यों नहीं जगाते हैं? इस तरह से आप मिजोरम के लोगों को बदनाम करेंगे। आपने तमाम हदें पार कर दी हैं, आपसे शासन नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने राज्य की जनता को पड़ोसी राज्य की जनता के खिलाफ भड़काएं। पहली बात, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक राज्य की पुलिस ने दूसरे राज्य की पुलिस को गोली मार दी और दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार, कम से कम मिजोरम में जोरमथंगा साहब जो है वो भाजपा के सहयोगी हैं। फिर आप ये फरमान जारी करते हैं कि जो भी गाड़ी मिजोरम से आएगी हम ड्रग्स के लिए उसकी जांच करेंगे। मिजोरम से आने वाले तमाम लोगों को आप परेशान करेंगे, मिजोरम को आप ड्रग्स के साथ जोड़ देंगे और जो भी मिजोरम का रहने वाला दिल्ली, मुंबई कहीं पर भी आएगा उसके माथे पर आपने यह लगा दिया कि मेरा राज्य जो है वो ड्रग्स सप्लाई करता है। फिर आपने क्या किया कि अपनी राज्य की जनता को कह दिया कि आप मिजोरम मत जाइए क्योंकि आपकी जान को खतरा है। आप हालात को संभाल नहीं सकते हैं, आप तनाव को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आपने तमाम हदों को पार कर दिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है दोस्तों। और आज हम दूसरा मुद्दा जो आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर कोई जो है वो अपने आप को मोदी से कम नहीं समझता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इन दो महाशयों के ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं। एक तो संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के निहायत ही हास्यास्पद और विवादास्पद प्रवक्ता संबित पात्रा, और राकेश सिन्हा, इन दोनों की ट्वीट्स देखिए। दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं ट्विटर पर कि आपके 70 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। 2018 में एक खबर आई थी और वो खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। वो खबर ये कह रही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री के ट्विटर पर जो फॉलोअर्स हैं, यानी कि जो उनके अकाउंट को फॉलो करते हैं, उनमें से 63% नकली हैं, बॉट्स हैं। 63%। यानी कि अगर हम मान के चलें तो 70 में से करीब 42 मिलियन नकली हैं, वो असली इंसान है ही नहीं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये पड़ताल कह रही है और इस पड़ताल का खंडन आज तक बीजेपी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जश्न मना रही है और बात यहां नहीं रुकती है। यह खबर देखिए, यह स्टैटिस्टिक यह बता रही है कि भारत के अंदर ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले 18 मिलियन लोग हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए मान लिया कि विदेशों में भी कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे होंगे, मगर क्या मैं ये मानूं
कि भारत से ज्यादा विदेशों में लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। आपने लोगों को क्या समझ रखा है भाई? सब भक्त बुद्धि नहीं रखते हैं। कुछ लोग यहां से भी सोचते हैं, कुछ लोग चीजों को परख के भी फैसला करते हैं। हर किसी को आप ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हैं। और मैंने कहा दोस्तों, आज की तारीख में हर कोई अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम नहीं समझता। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, मीराबाई चानू, हमारी वेटलिफ्टर जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, उनको सम्मानित किया जा रहा है। यहां पर किरण रिजिजू हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। आप इस तस्वीर में देखिए, मीराबाई चानू की तस्वीर छोटी सी है और बड़ी तस्वीर किसकी है? बड़ी तस्वीर किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या गोल्ड मेडल मिला था? इसलिए आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को ज्यादा बड़ा दिखाया और मीराबाई चानू जो हमारी हीरो हैं, जो हमारे देश की शान है, उनकी आपने तस्वीर को इतना छोटा दिखाया। बात यहां नहीं रुकती। मैंने कहा ना, छोटे मोदी भरे पड़े हैं सरकार में। यह वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां जिस दिन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी और हमारा जो कंटिंजेंट है वो मार्च कर रहा था, तो दूरदर्शन ने आधी तस्वीर दिखाई हमारे खिलाड़ियों की और आधी तस्वीर स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की। मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, देखिए, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अनुराग ठाकुर साहब से, अनुराग ठाकुर साहब, आप तो जुमे जुमे अभी एक हफ्ता नहीं हुआ आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हुए। क्या आप अपने आप को इतना महान समझ रहे हैं कि आप भारतीय खिलाड़ियों का जो पूरा दस्ता है, आप उसकी बराबरी कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, आपकी खासियत क्या है, देश की जनता देख चुकी है दिल्ली चुनावों में। भूल गए हैं तो याद दिलाऊं? याद दिलाऊं? जी हां, देखिए ये वीडियो। गद्दारों को गोली मारो, को देश के गद्दारों को की आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। असम की लवलीना बोरगोहेन उस सेमीफाइनल में पहुंच गई हमारी मुक्केबाज, यानी कि भारत को एक और मेडल मिलना तय है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि असम उन्हें किस तरह से सम्मानित कर रहा है। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, यहां पर वो बता रहे हैं कि हमें इस बात पर गर्व है कि लवलीना आप ओलंपिक्स में शामिल हो गई हैं। मगर यहां पर आपको कहीं पर लवलीना की शक्ल दिखाई दे रही है? बताइए बताइए बताइए, ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको यहां पर कहीं पर भी लवलीना दिखाई दे रही है? मैं यही तो समझना चाहता हूं कि क्या हमारे ये मिनिस्टर्स, हमारे ये चीफ मिनिस्टर्स हमारे खिलाड़ियों से बड़े हैं? चलिए, हो सकता है कि आपका राजनीतिक रुतबा ऐसा हो सकता है कि आप उनसे कहीं ज्यादा लोकप्रिय हों, मगर क्या आप लवलीना बोरगोहेन की तरह बॉक्सिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप 2 मिनट नहीं टिकेंगे रिंग पर, और आप इस तरह से एक प्लेयर की तौहीन कर रहे हैं। आपको यह अधिकार दिया किसने है? बताइए। और दोस्तों, आज की तीसरी खबर है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के विकास की कहानी की पोल खुल रही है। एक बारिश पड़ी और सारे शहर जलमग्न हो गए। सबसे पहले दोस्तों ये तस्वीर देखिए, बनारस की तस्वीर है। पूरे स्क्रीन पर देखिए। आप देखिए साहब, ये लोग बनारस को क्योटो बनाना चाहते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जापान की धार्मिक नगरी है। अब क्योटो तो नहीं बना सके, इन्होंने वेनिस बना दिया। अब आप पूछेंगे वेनिस क्या शहर है? वेनिस वो शहर है दोस्तों जो जलमग्न ही रहता है हमेशा, मगर ये उसकी खूबसूरती है। अब बनारस की ये तस्वीर देखिए साहब, पूरा शहर जलमग्न है। यहां पर आप देखिए साहब, हरा हरा पानी दिखाई दे रहा है। अब आप किसी भक्त से कहेंगे कि ये क्या है, तो वो कहेगा नहीं, ये पानी नहीं है, ये शरबत है। यानी कि मन किया तो कूद के तैर लो, और अगर मन ऊब गया हो तो गिलास लो भैया और नीचे डुबोइए और वो शरबत पीजिए। ये लोग ये भी कह सकते हैं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोरखपुर में क्या हालात है। ये वीडियो देखिए, अपने आप को आपको पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री के अपने जो एक जमाने में लोकसभा सीट रही थी और उनकी जो कर्म और जन्मभूमि है उसकी क्या हालत है। ये वीडियो देखिए। ये कहाँ आप हैं, कहाँ काम करते हैं?
हाँ, गीता प्रेस क्या करते हैं? सफाई। अच्छा, क्या वजह है कितना पानी लगा हुआ है गीता प्रेस में? ये नाला आला सब जमा है, इसीलिए इतना है। हाँ? नाला जाम है, इसीलिए पानी रुका है। क्या नगर निगम की चूक नहीं मानते? इतना बरसात हाँ, में बिल्कुल गीता प्रेस मानते हैं। अपने आप में एक चीज है भाई, गीता प्रेस ऐसे पानी हरदम लग जाता है। आज जब ज्यादा पानी बरसता है तो इसे भर जाता है। अच्छा, कितना पानी लगा होगा लगभग? अरे बहुत पानी लगा, चारों तरफ पानी में पानी है। नुकसान कितना हो जाता होगा? नुकसान तो खैर नहीं होता है, बचा लिया जाता है। हाँ, ये पानी अमूमन ऐसा लग जाता हाँ, पानी लगता है, नुकसान को बचा लिया जाता है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनता में रोष है। आपको मैं अब एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं कमल मलिक, वो पहुंचते हैं हापुड़ और वहां की जो जनता है वो उन्हें जो जलमग्न पूरी सड़क है वहां से उन्हें परेड करवा देती है। मुझे गर्व है हापुड़ की जनता पर। इसी तरह से आपको अपने राजनीतिक नुमाइंदों को हाथ पकड़ के, ये देखिए साहब, हाथ पकड़ के शर्मिंदा हो रहे हैं भाई साहब, हाथ पकड़ के इनको चलाया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि यह है आपकी विकास की तस्वीर, यह आपने हालत कर दी है हापुड़ की। यह देखिए दोस्तों, सही मायनों में मैं वाकई इसकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा। और बात यहां रुकती नहीं है। अब देखिए, बनारस की आप तस्वीर देख रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन। खबर देखिए, घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी, सड़कें धंसी। देर शाम हुई झमाझम बारिश से शहर की सड़कें हुई जलमग्न, लगा जाम। अब साहब ये खबर देखिए, ये खबर कहां की है? गोरखपुर की है। कवायद बेअसर, नहीं मिल रही जल भराव से राहत। यह है गोरखपुर की, मैं आपको वीडियो भी दिखा चुका हूं। अब ये देखिए साहब, ये आगरा की है। नेशनल हाईवे की 3 में से 2 लेन पर गड्ढे, जल भराव से हादसे। साहब सड़कों की हालत देखिए, 5 साल होने को आए हैं, यह है सड़कों की हालत। मगर जब आपका सारा ध्यान हिंदू मुस्लिम पर, जहरीली सियासत करने पर हो, तो सड़कों पर कहां से ध्यान जाएगा आपका? बताइए, सड़कों पर कहां से ध्यान जाएगा? बात यहां पर नहीं रुकती, आगे देखिए साहब, यह तस्वीर बरेली की है। खुद रखिए ध्यान, सड़कों पर गड्ढों से जोखिम में जान। झमाझम बारिश के बाद टूटी सड़कों पर जल भराव से लोगों को हुई परेशानी। कई प्रमुख सड़कों पर लग गया जाम। इस झमाझम बारिश से गर्मी से तो राहत मिल गई है दोस्तों, मगर इसने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के विकास की पोल साफ तौर पर खोल दी है। आप चाहे जितना भी विदेशी मैगजीन्स पर विज्ञापन छापो, आप चाहे तो इंडिया टुडे में करोड़ों रुपए खर्च के कर्मयोगी बताएं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, मगर हकीकत आपके सामने है। वो हकीकत क्या है? हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा था, जहां आपने मृतकों के आंकड़ों को दबा दिया, जहां जब लोग हकीकत ला रहे थे तो उन पर आपने दबिश डाली, पत्रकारों को आपने टारगेट बनाया। आपकी हकीकत यह है, आप सिर्फ बल प्रयोग करना जानते हैं, आप संवाद नहीं करना जानते हैं। अगर आप मेरे जैसे पत्रकारों की सुनते, मुझसे ही संवाद करते, हालांकि आपको कोई जरूरत नहीं, ना मुझे जरूरत है आपसे संवाद करने की, मगर अगर आप मेरी बात सुनते तो आज उत्तर प्रदेश की हालत कुछ और होती। मगर आप मेरे जैसे पत्रकारों या कुछ कार्यकर्ता जो कि उत्तर प्रदेश के लिए अपने जहन में सिर्फ अच्छा रखते हैं, चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बेहतर हो, निखरे, आप सिर्फ हम जैसे लोगों को दुश्मन मानते हैं। और आपकी इस सोच के चलते अब आपने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को अपना दुश्मन बना दिया है। उसे आप दुश्मन की तरह उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं। बताइए, मैंने बात सही की या गलत की? खैर, बेबाक में हम इसी तरह से मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।